हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम DFCCL सिविल एग्जीक्यूटिव के 2018 में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Elongation of a bar due to its self weight is computed by dash where L equal to length of bar, E equal to Young's modulus of elasticity and W equal to total weight of bar material. So what will be the elongation of bar due to self weight? तो फॉर दिस केस हम जानते हैं कि elongation of bar due to self weight जो होता है वो होता है आपका WL डिवाइड बाई 2AE, जहां पर L क्या है, लेंथ है ऑफ बार है, और E यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, W टोटल वेट है। ओके, सो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका WL बाय 2AE, दैट इज द इलोंगेशन ऑफ बार ड्यू टू इट्स सेल्फ वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट विल बी द स्लज वॉल्यूम इंडेक्स इफ 100 ml ऑफ स्लज कलेक्टेड इन 30 मिनट्स ऑन ड्राइंग वेट 800 mg। तो स्लज वॉल्यूम इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका स्लज वॉल्यूम इंडेक्स इक्वल टू settled sludge volume in milliliter per liter and suspended solid concentration in milligram per liter into 1000। ओके, सो यहाँ पर जो आपका वॉल्यूम ऑफ settled sludge है वो है आपका दिया हुआ है 100 मिलीलीटर एंड ड्राइंग वेट दिया हुआ है आपका 800 मिलीग्राम। ओके, तो यहाँ पर स्लज वॉल्यूम इंडेक्स हो जाएगा 100 डिवाइड बाय 800 इंटू 1000, दैट इज इक्वल टू 125 विल बी द आंसर। ओके, जनरली जो रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ स्लज वॉल्यूम इंडेक्स होता है वो होता है आपका 80 to 150 फॉर द म्यूनिसिपल सीवेज। ओके, तो यहाँ जो कट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 125 विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द टेंसाइल स्ट्रेसेस एट अ पॉइंट अक्रॉस टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर प्लेन्स आर 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड 75 न्यूटन पर mm स्क्वायर। व्हाट इज द नॉर्मल स्ट्रेस ऑन द प्लेन इंक्लाइंड एट 35 डिग्री टू एक्सिस ऑफ द माइनर स्ट्रेसेस। तो बोला कि टेंसाइल स्ट्रेसेस एट द पॉइंट अक्रॉस टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर प्लेन्स जो है वहां पर आपका है 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड 75 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, तो व्हाट इज द नॉर्मल स्ट्रेस आपको निकालना है प्लेन इंक्लाइंड एट 35 डिग्री टू द एक्सिस ऑफ माइनर स्ट्रेसेस। तो हम जानते हैं यहाँ पे जैसे कि आपको सिग्मा 1 दिया हुआ है दैट इज 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड सिग्मा 2 दिया हुआ है 75 न्यूटन पर mm स्क्वायर। आपको निकालना है 35 डिग्री इंक्लिनेशन पे, राइट। तो जो सिग्मा n नॉर्मल जो का नॉर्मल स्ट्रेस होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2 प्लस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस 2 थीटा। थीटा आपको ऑलरेडी थीटा जो है यहाँ पे आपको जो 35 डिग्री दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे सब वैल्यू को पुट कीजिएगा तो आपका आ जाएगा आंसर दैट इज 125.33 न्यूटन पर mm स्क्वायर। करेक्ट ऑप्शन विल बी जो करेक्ट होगा वो होगा आपका ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट वन, इज 125.33 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। For the sludge digestion system to work effectively, the pH of sludge should be between. So for sludge digestion system जो होता है उसके लिए जो pH की वैल्यू होती है वो आपकी वेरी करती है 6.5 to 7.5। ओके, दिस इज द स्टैंडर्ड वैल्यू जो आपका जो स्लज होता है स्लज डाइजेशन सिस्टम का उसका pH 6.5 से 7.5 तक वेरी करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। What does chemical oxygen demand indicate? So chemical oxygen demand क्या इंडिकेट करता है, तो chemical oxygen demand जो है वो आपका इंडिकेट करता है it is the test to use to measure the content of organic matter of waste water both biodegradable and non biodegradable। तो इससे जो COD होता है उससे हम both biodegradable and non biodegradable निकालते हैं, राइट। लेकिन जब हम BOD करते हैं तो BOD में आपको क्या होता है, BOD में आपको सिर्फ बायोडिग्रेडेबल का ही वैल्यू मिलता है, बट इन COD बायोडिग्रेडेबल मिलता है और नॉन बायोडिग्रेडेबल मिलता है। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका बायोडिग्रेडेबिलिटी ऑफ द वेस्ट वाटर। ओके, सो जो COD देता है आपको वो देता है आपको बायोडिग्रेडेबिलिटी ऑफ द वेस्ट वाटर विद द बोथ केस, लाइक बायोडिग्रेडेबल जो होता है उसके कारण भी और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो होता है उसके कारण भी आपका वैल्यू देता है। और जो COD वैल्यू होगा तो क्या होगा, COD वैल्यू आपका BOD से ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि BOD जो होता है वो सिर्फ आपको BOD बायोडिग्रेडेबल देता है, बट COD जो है वो बायोडिग्रेडेबल देता है और नॉन बायोडिग्रेडेबल देता है। सो COD वैल्यू जो है ऑलवेज COD इज ऑलवेज मोर देन BOD होगा। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। Which of the following characteristic characterizes biochemical treatment of sewage effluents? Which of the following characterizes the biochemical treatment of sewage effluents? उसका जो होगा आंसर वो हो जाएगा आपका ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन इज अ बायोकेमिकल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज एफ्लुएंट दैट रिड्यूसेस द biochemical oxygen demand of wastewater and may reduce the toxicity of some impurities, right? नेक्स्ट वन पे चलते हैं। For the clamped free column,
द इफेक्टिव लेंथ इज इक्वल टू, तो क्लैम्प्ड फ्री मतलब क्या होता है? क्लैम्प्ड फ्री मतलब हुआ कि आपका वन एंड क्या है? फिक्स है, वन एंड फिक्स है, अदर इज फ्री। ओके, तो फॉर दैट केस जो इफेक्टिव लेंथ होता है वो क्या होता है? तो वो आपका होता है 2L। तो करेक्ट ऑप्शन जो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ट्वाइस द एक्चुअल लेंथ। मीन्स जो आपका वन इंट क्लैम्प्ड मतलब वन इंट क्या है? वन इंट आपका यहाँ पे क्या है? फिक्स है, राइट। वन इंट फिक्स और वन इंट फ्री है, तो इसका जो इफेक्टिव लेंथ होगा वो आपका बनता है, डायग्राम कुछ इस तरह से बनता है, राइट। इस तरह से बनता है। तो इसकी जो लेंथ होती है वो आती है आपकी यहाँ से यहाँ तक की, वो हो जाएगा आपका 2L। और इसकी लेंथ L था। सो यहाँ पर अगर आपका बोथ एंड हिंज रहता तो बोथ एंड हिंज रहता तो उसकी इफेक्टिव लेंथ क्या बनती है? इसकी L बनती है। और बोथ एंड फिक्स है तो उसकी इफेक्टिव लेंथ बनती है L/2। और अगर वन एंड फिक्स और अदर एंड हिंज है तो उसकी इफेक्टिव लेंथ बनती है L/√2। तो यहाँ पर बोला है आपको फॉर द क्लैम्प्ड फ्री कॉलम द इफेक्टिव लेंथ इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा आपका ट्वाइस द एक्चुअल लेंथ। मीन्स LE इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 इंटू L, जबकि एक एंड क्या है? फिक्स है और एक एंड फ्री है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द केस ऑफ अ ट्रायंगुलर सेक्शन द शियर स्ट्रेस इज मैक्सिमम एट द, तो इन द केस ऑफ ट्रायंगुलर सेक्शन जो होगा, जो शियर स्ट्रेस होता है वो मैक्सिमम कहाँ होता है? वो मैक्सिमम होता है आपका हाइट ऑफ h/2। तो जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू होती है वो होती है आपकी 3/2 इंटू टॉ एवरेज। तो यहाँ पर आपको सभी वैल्यू दिया हुआ है। फॉर रेक्टेंगुलर स्क्वायर सेक्शन भी 3/2, सॉलिड सर्कुलर के लिए 4/3 होता है, ट्रायंगुलर के लिए 3/2 होता है और डायमंड के लिए 9/8 होता है टॉ एवरेज। ओके, टॉ मैक्स इक्वल टू 3/2 टॉ एवरेज। सो ये कहाँ पे होता है? ये होता है आपका हाइट ऑफ h/2 पे होता है। ओके, नेक्स्ट वन पे चलते हैं। रिमूवल ऑफ एक्सेस क्लोरीन रिजल्टिंग फ्रॉम सुपर क्लोरिनेशन इन पार्ट और कंप्लीटली इज कॉल्ड, तो अगर एक्सेस क्लोरीन को रिमूव करने के लिए जो प्रोसीजर होता है वो कहलाता है आपका डीक्लोरिनेशन। ओके, डीक्लोरिनेशन क्या होता है? डीक्लोरिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एक्सेस क्लोरीन बाय डीक्लोरिनेटिंग एजेंट्स। दिस इज टू अवॉइड क्लोरिनियस टेस्ट फ्रॉम द वाटर। तो अगर वहां पर क्लोरीन ज्यादा कैपेसिटी में रहेगा वाटर में तो उसका टेस्ट क्या होता है? क्लोरिनियस लगता है, जैसा लगता है। ओके, तो उसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं? डीक्लोरिनेशन करते हैं, राइट। सो केमिकल यूज्ड फॉर डीक्लोरिनेशन, ये भी आप याद कर लीजिए। सो केमिकल यूज्ड फॉर डीक्लोरिनेशन जो होता है वो होता है आपका सल्फर डाइऑक्साइड, सोडियम थाइसल्फेट, सोडियम बाइसल्फेट, एक्टिवेट कार्बन, पोटेशियम परमैंगनेट एंड अमोनिया एक्सेट्रा। These are the chemicals that are being used for the dechlorosination of the chlorine. Okay, excess chlorine. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। When does contraflexure point occur on a beam? So contraflexure point क्या होता है? contraflexure point होता है आपका वो पॉइंट जहां पर की बेंडिंग मोमेंट क्या करता है? अपना साइन चेंज करता है। मीन्स द पॉइंट ऑफ contraflexure occurs where bending moment is zero at the point of change between the positive and negative, right? Or between compression and tension. So in a beam that is flexing or bending, the point where that is zero bending moment, जहां पर भी मान लीजिएगा आपका ये बेंडिंग मोमेंट बन रहा है, ठीक है, ये बेंडिंग मोमेंट बन रहा है, तो ये जो जीरो आ रहा है, जहां पर जीरो हो रहा है बेंडिंग मोमेंट, वो हो जाएगा आपका पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। ओके, नेक्स्ट वन पे चलते हैं। द बेस्ट मेथड फॉर कंट्रोलिंग टेस्ट एंड ऑर्डर प्रॉब्लम इन वाटर इज थ्रू दैट प्रोसेस। सो फॉर द कंट्रोलिंग टेस्ट एंड ऑर्डर प्रॉब्लम इन वाटर जो प्रोसेस कहलाता है वो कहलाता है आपका ऑक्सीडेशन। सो ऑक्सीडेशन इज द बेस्ट मेथड फॉर कंट्रोलिंग द टेस्ट एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स इन द वाटर ट्रीटमेंट, राइट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। What is the section modulus for a rectangular beam of size 200 mm and 350 mm? So जो सेक्शन मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है? सेक्शन मॉडुलस का फॉर्मूला होता है आपका BD²/6 होता है, ठीक है। सो B200 D350 स्क्वायर/6 की जगह तो आपका आ जाएगा वैल्यू 4.08 इंटू 10⁶ mm³। सो कट ऑप्शन जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, दैट इज 4.08 इंटू 10⁶ mm³, दैट इज द सेक्शन मॉडुलस ऑफ द बीम हैविंग साइज 200 mm इंटू 350 mm। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। A rectangular steel bar which is of 2.8 meter long and 15 meter thick is subjected to an axial tensile load of 40 kN if width of the bar varies from 75 mm at one end to 30 mm at the other end. Then what is the extension of bar if E equal to 10⁶ Newton per mm square? तो यहाँ पर जो है आपका ये वेरिंग रेक्टेंगुलर बार है। ओके, वेरिंग रेक्टेंगुलर बार है मतलब यहाँ पर इसका जो इस तरह से ये वेरी कर रहा है डायमीटर इसका। ओके, एक तरफ इसका क्या है? इलेक्ट्रॉनिक स्टील बार फिर से क्वेश्चन पढ़िए। विच इज ऑफ 2.8 मीटर लॉन्ग, इसकी जो लेंथ है वो है 2.8 मीटर, राइट। 2.8 मीटर इसका क्या है? लेंथ है।
और इसकी थिकनेस जो है वो T इक्वल टू है 15 mm, और यहाँ पर जो एक्सियल टेंसाइल लोड है वो लग रहा है 40 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, इधर भी लगेगा सेम, राइट। और विड्थ एक साइड है इसका 75 mm और एक साइड है आपका 30 mm। तो ई वैल्यू आपकी दी हुई है, तो आपको निकालना है यहाँ पर कि व्हाट इज द एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे आपको दिया हुआ है DL इक्वल टू PL डिवाइड बाई ET इंटू A माइनस B। इसको आप A मान लीजिए 75 को, और इसको B मान लीजिए 30 को, ओके। लॉग A बाई B, तो आपको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 0.76 mm, दैट विल बी द आंसर, राइट। नेक्स्ट वन पे चलते हैं। The deflection of the center of the simply supported beam carrying point load at the center is given by, तो simply supported beam पे अगर सेंटर पे पॉइंट लोड लग रहा है तो डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका माइनस WL/48EI। माइनस इसलिए है क्योंकि जो डिफ्लेक्शन होगा वो, मान लीजिए कि सिंपली सपोर्टेड बीम है, ओके, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो डिफ्लेक्शन क्या होगा, नीचे की साइड हो रहा है, इसीलिए आपको माइनस साइन दिया गया है। यहाँ पर अगर लोड लग रहा है तो उसकी वैल्यू जो होगा तो आपका हो जाएगा WL/48EI। नेक्स्ट पे चलते हैं। A cylinder is considered to be a thin cylinder if the thickness of the internal diameter of the cylindrical cell is। So बोल रहा है कि थिन सिलेंडर का क्या डेफिनेशन क्या है, राइट। थिन सिलेंडर क्या होता है, अगर उसका थिकनेस ऑफ द इंटरनल डायमीटर जो होता है वो लेस देन होता है 1/15 to 1/20 ऑफ इट्स इनिशियल इंटरनल डायमीटर। अगर उसका जो थिकनेस है, थिकनेस जो है वो आपका 1/15 से 1/20 तक होना चाहिए, कितना उसका डायमीटर, इंटरनल डायमीटर का। सो दैट विल बी द करेक्ट वन। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो आपका लेस देन 1/20 हो जाएगा, ओके। तो लेस देन 1/20 जो वैल्यू होगी उसको होगा आपका थिन सिलेंडर। नेक्स्ट वन पे चलते हैं। द इफेक्टिव साइज ऑफ सैंड पार्टिकल्स यूज्ड इन द टॉप लेयर ऑफ स्लो सैंड फिल्टर इज इन द रेंज ऑफ, तो फॉर द स्लो सैंड फिल्टर पे जो हम टॉप लेयर पे सैंड पार्टिकल्स देते हैं उसका इफेक्टिव साइज होना चाहिए आपका 0.0.2 to 0.30 mm होना चाहिए, राइट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द स्पीड फैक्टर फॉर द स्पीड एबव 100 किलोमीटर पर आवर गिवन बाय जर्मन फॉर्मूला विच इज अडॉप्टेड इन इंडियन रेलवेज आफ्टर 1996। तो बोल रहा है कि इंडियन रेलवे जो स्पीड फैक्टर का फॉर्मूला अडॉप्ट किया है फ्रॉम द जर्मन फॉर्मूला का, ओके, आफ्टर 1996। तो अगर फॉर मोर देन 100 किलोमीटर पर आवर की उसकी क्या फॉर्मूला होता है, तो देखिए यहाँ पे दिया आपका अप टू 100 किलोमीटर पर आवर के लिए फॉर्मूला होता है स्पीड फैक्टर इक्वल टू V² डिवाइड बाय 30,000, बट एबव 100 किलोमीटर पर आवर के लिए आपका हो जाएगा 4.5 V² 4.5 V² डिवाइड बाय 10⁵ माइनस 1.5 V³ बाय 10⁷, ओके। यहाँ पर की V क्या है, वो आपका किलोमीटर पर आवर में है, तो यहाँ जो कट ऑप्शन हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका 4.5 V² डिवाइड बाय 10⁵ माइनस 1.5 V³ डिवाइड बाय 10⁷, जहाँ पर V है जो आपका kmph में है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। एज पर इंडियन रेलवे स्टैंडर्ड्स द विड्थ ऑफ ब्रॉड गेज इज, सो विड्थ ऑफ ब्रॉड गेज जो होता है वो होता है आपका 1676 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन। द लोड पर यूनिट लेंथ रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट डिप्रेशन इन द रेल बॉटम इज कॉल्ड डैश मॉडुलस। तो लोड पर यूनिट लेंथ रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट डिस्प्लेसमेंट इन द रेल बॉटम वो कहलाता है आपका ट्रैक मॉडुलस। तो ट्रैक मॉडुलस क्या होता है, ट्रैक मॉडुलस होता है, ट्रैक मॉडुलस इज द इंडेक्स फॉर स्टिफनेस और रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन ऑफ द परमानेंट वे, ओके। इट इज डिफाइंड एज द लोड पर यूनिट लेंथ ऑफ द रेल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट डिफॉर्मेशन और डिप्रेशन ऑन द ट्रैक, दैट इज कॉल्ड ट्रैक मॉडुलस। द फर्स्ट इंडियन रेलवे ट्रेन स्टार्टेड इन द ईयर डैश एंड ट्रेवल्ड बिटवीन डैश। सो जो फर्स्ट इंडियन रेलवे था वो आपका स्टार्ट हुआ आपका 1853 में, और फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम बोरी बंदर स्टेशन ऑफ बॉम्बे एंड थाने, इस दोनों के बीच में 16 अप्रैल को 1953 को स्टार्ट हुआ था, ओके। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अलाइनमेंट इज नॉर्मली नॉट यूज्ड इन माउंटेन रीजन। तो माउंटेन रीजन में जनरली जो है हम यूज नहीं करते हैं, दैट इज हॉरिजॉन्टल प्लेन अलाइनमेंट को यूज नहीं करते। नेक्स्ट पे चलते हैं। The standard formation between the single line broad gauge in embankment in Indian Railways is, so for single line broad gauge जो है आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्मेशन विड्थ है वो होता है आपका 6.10 मीटर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। What will be the dry unit weight in kilonewton per meter cube for a saturated soil given that moisture content equal to 35% and specific gravity of soil GS equal to 2.5।
तो आपको निकालना है ड्राई यूनिट वेट। सो ड्राई यूनिट वेट के का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका गामा डी इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू बाय 1 प्लस ई। सो यहाँ पर ई आपको नहीं दिया हुआ है, तो ई आप निकाल लीजिए एस सी इक्वल टू डब्ल्यू जी वाले फॉर्मूले से। तो चूंकि ये क्या है, ये यहाँ पे आपका सेचुरेटेड सैंड है, सेचुरेटेड सॉइल है, ओके। सेचुरेटेड सॉइल के लिए एस की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। सो एस की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट कीजिएगा तो ई इक्वल टू डब्ल्यू 0.35 इंटू जी 2.5 आपका आ जाएगा 0.875। जिसको आप यहाँ पे पुट कीजिए गामा डी के फॉर्मूले पे, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी दैट इज गामा डी इक्वल टू 13.08 किलो न्यूटन मीटर क्यूब। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन 4 दैट इज 13.08 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब विल बी द ड्राई यूनिट वेट ऑफ द सॉइल। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। If a broad gauge track is laid with wooden sleeper with a sleeper density of m+7, spacing of sleeper is 68 cm and width of the sleeper is 25.4 cm, then the depth of the ballast cushion will be, तो depth of ballast cushion का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका s माइनस डब्ल्यू डिवाइड बाय 2। ओके, तो s है जो स्पेसिंग आपको दिया हुआ है 68, यहाँ पर दिया हुआ है 68 सेंटीमीटर, और जो विड्थ ऑफ स्लीपर दिया हुआ है वो 25.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो 68 माइनस 25.4 डिवाइड बाय 2 आपका आ जाएगा 21.3 सेंटीमीटर विल बी द आंसर। इज ऑप्शन 1 दैट इज द 21.3 सेंटीमीटर दैट विल बी द डेप्थ ऑफ द बैलेस्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द रीजन फॉर प्रेफरिंग ट्रायक्सियल शियर टेस्ट ओवर डायरेक्ट शियर टेस्ट? सो हम ट्रायक्सियल शियर टेस्ट को क्यों प्रीफर करते हैं ओवर डायरेक्ट शियर टेस्ट? तो उसका जो रीजन है, उसका रीजन है आपका टेस्ट कैन बी परफॉर्म, जो ट्रायक्सियल टेस्ट है दैट कैन बी परफॉर्म अंडर ऑल 3 ड्रेनेज कंडीशंस विद कंप्लीट कंट्रोल। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिक्वायरमेंट ऑफ रेलवे स्लीपर? तो स्लीपर का क्या रिक्वायरमेंट है? तो इसका जो मेन रिक्वायरमेंट है वो है आपका इट शुड बी सैबोटेज एंड डेप्थ फीचर। तो यहाँ पर जो है आपका जो ऑप्शन 2, 3 और 4 दिया हुआ है, राइट, 2, 3, 4 ऑप्शन जो दिया हुआ है यहाँ पर, वो आपका ये है आपका फंक्शंस ऑफ स्लीपर। ओके, दैट इज द ऑल द it should hold the rail that is function of sleeper. It should give a firm and even support to the rail, that is also function of sleeper, and it should transfer the load evenly from the rail to the ballast, that is also the function of sleeper. But the requirement word जो है वो स्लीपर का क्या है आपका, it should have sabotage and depth features, right? So option 1 will be the correct one. अगले क्वेश्चन में चलते हैं। The coefficient of curvature from the grain size distribution curve is given by, सो कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका d30² डिवाइड बाय d60 इंटू d10। नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्टेबिलिटी ऑफ द फॉर्मेशन स्लोप रेलवे लाइन इज जनरली डिटरमाइंड बाय दैश मेथड। सो स्टेबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन स्लोप रेलवे लाइन जो हम कैलकुलेट करते हैं वो करते हैं हम जनरली स्लीप सर्कल मेथड से। ओके, तो स्लीप सर्कल मेथड से हम जनरली उसको कैलकुलेट करते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। The distance between the gauge faces of the stock rail and the tongue rail at the heel of the switch is called, तो it is called कहता है आपका heel divergence। So the distance between the gauge faces of the stock rail and the tongue rail at the heel of the switch जो कहलाता है वो कहता है आपका heel divergence। ओके, अगले क्वेश्चन चलते हैं। The function of fish plate is to hold two rail together in। So जो function of fish plate है उसका जो रोल होता है वो होता है आपका to hold two rail in both horizontal and vertical planes, and it is also used in the rail to maintain the continuity of the rails. So these are the function of the fish plate is to hold two rail together, means इसको vertical and horizontal direction में both ज्वाइन करने के लिए हम जो है उसको यूज करते हैं फिश प्लेट को। नेक्स्ट, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ग्रेनुलर सॉइल इज गिवन बाय द रिलेशन। तो रिलेटिव डेंसिटी जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका ई मैक्स माइनस ई डिवाइड बाय ई मैक्स माइनस ई मिनिमम into 100, that is the formula of relative density of granular soil। अगले क्वेश्चन चलते हैं। As per Indian railway standards, the length of rail used in broad gauge is, so broad gauge का जो लेंथ होता है वो होता है आपका 13 मीटर। ओके, जनरली जो आपका पहले आता था 12.8 मीटर का, क्योंकि ये ब्रिटिश के मेजरमेंट से आता था। ओके, ब्रिटिश यूनिट के मेजरमेंट से आपका जो है रेल की लेंथ होती थी 12.8 मीटर, बट अब जो नया स्टैंडर्डाइज रेल है वो 13 मीटर का आता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। द मोहर-कूलम्ब failure criterion, which is defined by shear strength as consisting of effective normal stress sigma dash and effective stress angle of friction phi dash is given by, तो उसका जो रिलेशन है मोहर कॉलम फेलियर का वो है आपका S इक्वल टू सी डैश प्लस सिग्मा डैश इंटू टेन फाइ डैश, दैट इज द करेक्ट रिलेशन ऑफ द मोहर कॉलम फेलियर क्राइटेरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
According to standard test method ASTM D4318, the moisture content is determined by Casagrande's liquid device at which a group closure of dash occurs at dash blows. तो जो ग्रुप बनाया जाता है उसमें कैसाग्रांडे लिक्विड डिवाइस में वो होता है आपका 12.7 mm का और उसको 25 ब्लोज दिया जाता है, राइट। तो जब ये आपका कैसाग्रांडे होता है और यहाँ पे आप एक ग्रुप बनाते हो और इसको ब्लोज देते हो, तो जो 12.7 mm का आपको यहाँ पे ग्रुप बनाया जाता है सॉइल में और इसको 25 ब्लोज देने के बाद ये आपका स्टैंडर्ड टेस्ट मेथड है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इन अ मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट ऑफ कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल द मास ऑफ द रैमर is of dash and drop at a height of dash. So modified proctor test for compact होता है, उसमें मास ऑफ रैमर है वो होता है आपका 4.89 kg का और उसको 450 mm के हाइट से ड्रॉप किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। For a soil, if the sensitivity value varies from 2.2 to 4, then such a soil is this soil classified as. So अगर आपका सेंसिटिविटी वैल्यू जो है वो आपका 2 और 4 है तो जो आपका सॉइल है वो कहलाता है आपका मॉडरेटली सेंसिटिव। तो यहाँ पे और भी बहुत सारे वैल्यूज दिए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल किया गया है। ओके, तो अगर आपको किसी और क्वेश्चन में पूछता है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इन दिस केस जो है आपका 2 से 4 में वेरी कर रहा है, तो ये आपको हो जाएगा मॉडरेटली सेंसिटिव सॉइल, इस कैटेगरी का सॉइल होगा। ओके, अगले क्वेश्चन चलते हैं। According to Rankine's formula, the minimum depth of foundation H computed with gross bearing capacity P, density of soil gamma and angle of repose phi is. तो इसमें जो Rankine फॉर्मूला है वो होगा आपका H इक्वल टू P by gamma into 1 minus sin phi divided by 1 plus sin phi का whole square. Next question. If the capillary rise in a soil A with the effective size of 0.02 mm was 60 cm, then what would be the capillary rise in the similar soil B with an effective size of 0.04 mm? तो यहां पर जो आपका कैपिलरी आपको क्या निकालने बोला है, आपको निकालने बोला है बी में क्या होगा, ए का वैल्यू आपको दिया हुआ इफेक्टिव साइज कैपिलरी राइज ऑफ अ सॉइल विद इफेक्टिव साइज ऑफ 0.02 वाज 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है और सेकंड वाले का साइज दिया हुआ है, आपको निकालना है राइज निकालना है। तो रिलेशन जो होता है आपको यहाँ पे दैट इज एच ए डिवाइड बाय एच बी इक्वल टू डी बी डिवाइड बाय डी ए। ओके, तो एच सी ए दैट इज 60 और एच सी बी आपको निकालना है और D10B आपको दिया हुआ 0.04 यहाँ पर। ओके, 0.04 और ऊपर का 0.02 दिया हुआ, तो यहाँ से आपको SCB आ जाएगा 30 सेंटीमीटर विल बी द आंसर। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी द ऑप्शन 4 दैट इज 30 सेंटीमीटर। लाइम स्टेबलाइजेशन इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर स्टेबलाइजिंग। सो जो लाइम स्टेबलाइजेशन होता है वो जनरली यूज किया जाता है आपका फॉर द स्टेबलाइजेशन ऑफ क्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटेंसिटी ऑफ वर्टिकल स्ट्रेस सिग्मा जेड ऑफ द सॉइल जस्ट बिलो द लोड पॉइंट इज गिवन बाय where z vertical distance between point load and the polar stress and q point load। तो जो इसका रिलेशन होगा वो होगा आपका सिग्मा जेड इक्वल टू 0.4775 q डिवाइड बाय जेड स्क्वायर विल बी द आंसर। अकॉर्डिंग टू तर्जगीज बेरिंग कैपेसिटी थ्योरी फॉर फाउंडेशंस, ऑफ फाउंडेशन इज सैलो इफ। तो सैलो फाउंडेशन किसको बोलते हैं अकॉर्डिंग टू तर्जगी? तो एक जो सैलो फाउंडेशन होता है वो होता है आपका डेप्थ इज लेस देन इक्वल टू विड्थ। ओके, सो अकॉर्डिंग टू तर्जगी बोला है कि a foundation is shallow if the depth is equal to or less than the width। इन केस ऑफ डीप फाउंडेशन क्या होगा, अगर उसका डेप्थ जो है वो इक्वल टू और ग्रेटर देन विड्थ है तो वो होगा डीप, और अगर लेस है तो वो होगा शैलो फाउंडेशन। यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू डैश क्लासिफिकेशन। सो यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है किसका, आईएस सॉइल क्लासिफिकेशन का। Which one of the following is a demerit of triaxial test? तो triaxial test का demerit में से क्या है, तो triaxial test का जो demerit है वो है आपका the consolidation of the specimen is isotropic in the test but anisotropic in the field। तो जो specimen का जो consolidation है वो टेस्ट में क्या है आइसोट्रोपिक होता है, बट इन द फील्ड जो एक्चुअल होता है वो क्या होता है, वो आपका एनिसोट्रोपिक होता है। तो दिस इज द demerit of the triaxial test। For flow through soils the flow is laminar when the Reynolds number is। सो अगर फ्लो लेमिनार है इन केस ऑफ सॉइल तो उसका जो रेनॉल्ड नंबर है वो होता है आपका लेस देन यूनिटी। तो दिस इज फॉर द केस ऑफ सॉइल, ओके, नॉट फॉर द पाइप के लिए वैल्यू अलग होता है, ओपन चैनल फ्लो के लिए अलग होता है, पाइप के लिए अलग होता है। ओके, सो इन केस ऑफ सॉइल आपका ध्यान रखना है कि जो रेनॉल्ड्स नंबर है अगर फ्लो लेमिनार है तो वो आपके लेस देन
1 होना चाहिए वैल्यू, राइट। पाइप के लिए आपका शायद लेस देन 2000 होता है, और ओपन चैनल फ्लो के लिए आपका होता है लेस देन 500, राइट। The liquid limit is determined from Casagrande apparatus. The apparatus consists of semi-spherical brass cup that is repeatedly dropped onto a hard rubber base from the height of. तो जो इसका जो हाइट होता है कैसाग्रांडे apparatus का, जहाँ से हम उसको ड्रॉप करते हैं ऑन अ हार्ड रबर बेस, वो होता है आपका 10 mm की हाइट से उसको ड्रॉप करते हैं। The load per unit area of the foundation at which shear failure in soil occurs is called. तो at which shear failure इन soil occurs, load per unit area of the foundation, वो कहलाता है आपका ultimate bearing capacity. Thank you very much guys for watching this video. Thank you.